ओके, तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल और गॉस लॉ देखा। तो गॉस लॉ एक्चुअली क्या था कि जो फाई होता है ये ई डॉट डी ए के इंटीग्रेशन के बराबर होता है, जो कि क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, इसका हमने डेरिवेशन वगैरह देखा था। इसमें देखो एक दो क्वेश्चन कुछ ऐसे बन जाते हैं कि मान लो ये कोई बॉडी है, इसके अंदर चार्ज रखा है Q1 और यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q3। तो इस ये जो बॉडी है, इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो अंदर देखो कितना चार्ज है, Q1 चार्ज है, तो Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इस बॉडी के थ्रू क्या हो जाएगा, फ्लक्स। Q3 चार्ज क्योंकि बाहर है, बाहर वाले चार्ज को हम इनकाउंटर नहीं करेंगे, हम केवल कौन सा देखेंगे, अंदर वाला चार्ज। मतलब यदि मान लो एसी की जगह कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि यहाँ पर चार्ज है Q1, यहाँ पर कोई चार्ज है Q-Q2, यहाँ पर चार्ज है Q3, तो इस बॉडी के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो हम बोलेंगे अंदर चार्ज कितना है, अंदर है Q1 - Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, इस बॉडी के थ्रू फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, Q3 के कारण कोई चार्ज क्यों नहीं आता है? यदि कोई चार्ज बाहर रखा हुआ है, इसके कारण फ्लक्स क्यों नहीं आता है? इसके कारण मेन रीजन ये है कि मान लो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे जाएगी, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। इसलिए बाहर वाले चार्ज को हम नहीं गिनते, केवल अंदर वाले चार्ज को गिना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा गॉस लॉ, और इस पे ऐसे ही छोटे छोटे एक दो सवाल बन जाते हैं। अपन हमारे नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज में एक्चुअली क्या है, देखो यार, हमसे डिब्बा बनाता बनेगा क्या? कलर, कलर ले लें अपन, ये कलर ले लें। तो मान लो ये क्या है, हमारी लाइन चार्ज। हमने कुछ डिफाइन किया था लाइन चार्ज के लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पूरे में क्या डिस्ट्रीब्यूट है। और हमने देखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्यू लैम्डा। इसको हमने क्या बोला था, ये होती है हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, और इसको हमने बोला था कि लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है। ओके, तो ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसमें मतलब एक रॉड है या फिर एक कोई लाइन है, लाइन एक्चुअली एक लेंथ पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसी होगी? तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता करना जो होता है कि इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा है। तो इसके लिए जो लाइन चार्ज है, इसके लिए गॉसियन सरफेस होता है सिलेंडर। क्यों भाई, सिलेंडर क्यों होता है? नहीं, सिलेंडर है क्या? हाँ बिल्कुल है। सिलेंडर इसीलिए होता है, तो देखो, यदि लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इससे यदि कोई लाइन निकलेगी, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कुछ इस तरफ, बाहर की तरफ। और ऐसा ही यदि सिलेंडर का हम ये वाला सरफेस लेंगे, मान लो हमने ये एक छोटा सा सरफेस सिलेंडर का लिया, तो यहाँ से जो डी ए वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ। ठीक है, क्या है, सिलेंडर के और भी सरफेस है? बिल्कुल है। इसका ये भी एक सरफेस होगा, इसका एरिया वेक्टर यहाँ का होगा कुछ ऊपर की तरफ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कुछ इस तरफ। नीचे भी इसमें एक सरफेस होगा, नीचे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी कुछ इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी कुछ इस तरफ। ओके, तो सिलेंडर की पेरीफेरी मतलब जितना कर्व्ड सरफेस एरिया है, वहां का हर एक पॉइंट ये जो लीनियर चार्ज है इससे बराबर डिस्टेंस पर है। मान लो कुछ आर डिस्टेंस पर है, ये जो डिस्टेंस है हमने मान ली कितनी आर है। ओके, अब हमें इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमने गॉसियन सरफेस तो मान लिया, तो देखो, एक मान लो इस सरफेस को मैं बोल देता हूँ, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको पहली सरफेस बोल देता हूँ, फर्स्ट सरफेस। जो टॉप वाला फेस है इसको सेकंड सरफेस बोल देता हूँ, और जो बॉटम वाला फेस है इसको थर्ड सरफेस बोल देता हूँ। तो हमारा लॉ क्या बोलता है, हमारा लॉ बोलता है कि फाई जो फ्लक्स होता है, ये ई डॉट डी ए के इंटीग्रेशन के बराबर होता है। अब देखो, डी ए तो अलग अलग, क्योंकि तीन अलग अलग सरफेस है, तो पहले सरफेस के लिए यदि हम लिखेंगे तो लिखेंगे ई डॉट डी ए वन, दूसरे सरफेस के लिए लिखेंगे तो ई डॉट डी ए टू, ऐसा कुछ लिखेंगे, और तीसरी सरफेस के लिए लिखेंगे तो ई डॉट डी ए थ्री।
अब हमें पता है ई डॉट डी ए क्या होता है, ई डॉट डी ए होता है ई डी ए कॉस थीटा। तो पहले वाले को हमने लिख दिया ई डी ए वन कॉस थीटा, दूसरे वाले को लिख दिया हमने ई डी ए टू कॉस थीटा, और तीसरे वाले को भी हमने लिख दिया ई डी ए थ्री कॉस थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू देखते हैं कितनी है। तो देखो, यदि हम हमारे पहले केस की बात करें यहाँ पर सेकेंड सरफेस में, तो यहाँ पर एंगल कितना है, ई और डी ए के बीच में एंगल है 90 डिग्री। यदि यहाँ पर बात करें कर्व्ड सरफेस में सिलेंडर के चारों तरफ, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल है 0 डिग्री। ऐसे ही नीचे तीसरी सरफेस की यदि हम बात करेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। और हमें पता है cos 0 डिग्री 1 होता है और cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो देखो, सेकेंड सरफेस के लिए और थर्ड सरफेस के लिए थीटा क्या है, 90 है। तो ये दोनों में cos थीटा हो जाएगा 0, तो ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे। हमारा केवल कितना बचेगा, पाई इक्वल टू ई डी ए वन कॉस थीटा। ओके, इसका इंटीग्रेशन। अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग बोलता है गॉस लॉ कि जो फ्लक्स होता है ये किसके बराबर होता है, ये क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो देखो, ई की जगह पर ई रख देते हैं। एरिया, एरिया मतलब सिलेंडर के चारों ओर का एरिया। इंटीग्रेट करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, डी ए वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा ए वन। क्यों ए वन आ जाएगा, क्योंकि डी ए वन एलिमेंट कहाँ का था, डी ए वन एलिमेंट था सिलेंडर के चारों ओर की सरफेस का। तो जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। अब देखो चार्ज कितना है इस सिलेंडर के अंदर, कितना चार्ज है, इस सिलेंडर की डेंसिटी है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और उसमें यदि हम लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा, और अपॉन कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई। अब एरिया ए वन यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर। और यदि एल हमने इस सिलेंडर की हाइट मानी, तो 2 पाई आर एल इतना हो जाएगा, इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखो एल से एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये कितना है, लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, जिसको हम गॉस लॉ का यूज करके निकाल सकते हैं। अब इसमें याद रखने लायक बात क्या है, इसमें याद रखने लायक बात ये है कि यहाँ पर हमें दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। ठीक है, तो आमतौर पर ये जो लास्ट के 3 डेरिवेशन है हमेशा आते ही आते हैं। तो इनका ग्राफ या फिर ये रिलेशन या फिर ई का आर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, ये सब चीजें हमें क्या होना है, याद रखना है। ये फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल ये सब आते रहते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाता है। ठीक है, तो हमने लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट, यानी कि हमें थिन शीट के कारण क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो भाई थिन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। पहले तो हम देखें हमारी सीट बनेगी कि नहीं बनेगी। ये तो कुछ और हो गया, ये नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए है ये। बट इसमें ये नहीं है, इसमें है क्या सीट, हाँ। तो मान लो हमने ये ले ली, क्या एक सीट ले ली। ओके, ये सीट बिल्कुल ऐसे रखी हुई है। इस सीट में कहीं पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड। और इस सीट से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो भाई कैसे निकालेंगे, तो इस सीट के लिए जैसे पहले हमने लाइन चार्ज के लिए क्या माना था, एक गॉसियन सरफेस माना था सिलेंडर, तो सीट के लिए भी क्या होता है, गॉसियन सरफेस होता है सिलेंडर। कैसा सिलेंडर होता है थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर हो भाई सिलेंडर, आ जाओ, क्या आ गया, कलर ले लो कुछ। तो इस सीट के लिए ऐसा सिलेंडर क्या होता है, गॉसियन सरफेस, मतलब सीट ऐसी है और सिलेंडर कैसा है, बिल्कुल ऐसा है, इसके बीच से निकल रहा है। ठीक है, तो हमें देखो इसके बारे में हम क्या क्या देख सकते हैं।
कि देखो इस सिलेंडर के कुछ सरफेस कहलाए, इसको थोड़ा सा बड़ा हो पाएगा क्या? बड़ा हो गया। इस सिलेंडर पे देखो कौन कौन सरफेस है। पिछली बार जो हमने सिलेंडर देखा तो उसके सभी सरफेस के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा था, ऐसे ही इसके भी सभी सरफेस के लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है। तो देखो पहले हमने बात करी यहाँ पर सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कुछ इस तरफ। इसको फर्स्ट सरफेस बोलता हूँ, इसके एरिया वेक्टर क्या ले लिया, D1। यहाँ पर यदि हम सेकंड सरफेस की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा कुछ ऊपर की तरफ, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कुछ इस तरफ। ठीक है। यदि इसकी तीसरी सरफेस की बात करें तो यहाँ पर एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ इस तरफ, तीसरा मतलब Da3 लिख देता हूँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ। क्यों भाई इस तरफ कैसी होगी, देखो पॉजिटिव सीट चार्ज है तो पॉजिटिव से इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। ठीक है। तो ये हमने तीनों सरफेस के लिए क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या लिख दिया, एरिया वेक्टर लिख दिया। एंगल देख लेते हैं भाई, कहाँ पे कितना एंगल है। तो यहाँ पर देखो 0 डिग्री है एंगल दोनों के बीच में। यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री। और यहाँ पर भी एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब गौसला लगाते हैं। तो गौसला हमारा क्या बोलता है कि जो फ्लक्स होता है ये ई डॉट डी ए के इंटीग्रेशन के बराबर होता है, जो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। देखो फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, हमने फर्स्ट सरफेस के लिए लिख देते हैं, ई डी ए वन कॉस थीटा। फिर सेकेंड सरफेस के लिए लिख देते हैं ई डी ए टू कॉस थीटा। और थर्ड सरफेस के लिए लिख देते हैं ई डी ए थ्री कॉस थीटा। अब मुझे बताओ कौन कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा। देखो सेकेंड सरफेस के लिए थीटा 90 डिग्री है तो सेकेंड सरफेस के लिए कॉस थीटा हो जाएगा 0, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो हमारा फाई इक्वल टू कितना बचेगा, ई डी ए वन, और कॉस जीरो तो खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ई इंटू डी ए थ्री इंटू कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है तो सेकंड दोनों में हमने कॉस थीटा की वैल्यू लिख दी। अब इक्वल टू हमें क्या लिखना है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर कितना चार्ज है ये बता सकते हो क्या, कि अंदर चार्ज कितना है। तो देखो अगले स्टेप में यदि हम लिखें तो फाई इक्वल टू इतना, तो ई डॉट डी ए वन, तो फर्स्ट सरफेस के लिए ई की जगह ई लिख दिया, और डी ए वन यानी कि एरिया, और फर्स्ट सरफेस क्या है, गोल गोल है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। ओके। ऐसे ही सेकंड सरफेस के लिए ई लिखा और इसका डी ए का इंटीग्रेशन एरिया, तो ये भी गोल गोल है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। और अंदर चार्ज कितना है, तो देखो यदि इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो सिग्मा इंटू एरिया ये हो जाएगा टोटल अंदर चार्ज, और एप्सिलॉन नॉट से क्या करें हम, डिवाइड करते हैं। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, जो हमारी ई की वैल्यू आ जाएगी, देखो यदि एरिया की जगह भी हम लिखना चाहें, पहले इसको थोड़ा सा टोटल वगैरह कर देते हैं। फिर दूसरा कलर लिया, ई कॉमन लिया, 2 पाई आर और 2 पाई आर टोटल होके हो गया 4 पाई आर। ठीक है। इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, कितना एरिया आएगा, यहाँ पर भी अंदर एक गोल एरिया होगा, इसकी वैल्यू हम यदि डाल देंगे 2 पाई आर, अपॉन बचेगा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 4 कैंसिल हुआ तो बचा 2। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन 2। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट देखने वाली बात क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड सीट के कारण आई है वो रेडियस पे यानी कि डिस्टेंस पे क्या है, डिपेंड नहीं कर रही। इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ये आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे जितना भी दूर चले जाओ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इससे एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन थोड़ा समझ के देखते हैं। एक्चुअली हर साल ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, और नेक्स्ट चैप्टर में जब हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो कैपेसिटेंस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। कैसा, मान लो, मान लो कि एक सीट रखी है कुछ ऐसी, और दूसरी सीट रखी है कुछ ऐसी। इसकी चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, और इसकी चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा। तो
मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 1 पॉइंट है, ये पॉइंट है 2 और ये पॉइंट है 3, तीनों पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, प्लस सिग्मा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती तरफ पहले वाले के कारण कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और दूसरे वाले चार्ज के कारण भी क्या हो जाएगी? यहाँ पर दूर जाती तरफ कितनी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो थर्ड पॉइंट पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये कितना है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही यदि फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पहली सीट के कारण कितना है कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और दूसरी सीट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगी, क्या? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दूर की तरफ जाती है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। वहीं पर मान लो सेकंड पॉइंट पे तो फर्स्ट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरे इस वाली सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ, तो इससे दूर की तरफ कितनी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें देखो दोनों साइड की डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम, तो कैंसिल हो जाएगा, तो सेकंड पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये कितनी आएगी? 0। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक आधा आपको तो ट्राई करोगे क्या? मान लो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ ऐसा ही होता है, अगली क्लास में हम फिर से करेंगे, मतलब अगले चैप्टर में। ठीक है, तो मान लो इस वाले की, येलो वाले की है, इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और इसकी चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। इस बार क्या आप मुझे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता पाएंगे क्या कितनी हो? थोड़ा सोच के देखो, फिर मैं करता हूँ। चलो पहले पहला पॉइंट देखते हैं। पहले वाले चार्ज के कारण प्लस सिग्मा के कारण दूर की तरफ होगी, कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। और जो दूसरा माइनस सिग्मा चार्ज है, तो माइनस सिग्मा चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ को रहेगी, माइनस वाले चार्ज की तरफ तो कुछ इस तरफ रहेगी, कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाले पॉइंट पे कितनी आ जाएगी? 0। कोई समस्या? सेकंड वाले पॉइंट की तरफ देखते हैं। सेकंड वाले पॉइंट पे देखो, पहले चार्ज के कारण, पॉजिटिव वाले के कारण इस साइड आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस सिग्मा के कारण माइनस सिग्मा की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सेकंड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ऐड होके आ जाएगी, टोटल कितना? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो देखो थर्ड पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, कितनी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? याद रखोगे क्या? जब दोनों में पॉजिटिव सिग्मा था तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही थी और लेफ्ट और राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही थी। लेकिन जब हमने एक सीट पॉजिटिव सिग्मा की ली और एक सीट नेगेटिव सिग्मा की ली, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है और लेफ्ट और राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, याद रखो। हाँ भाई, तो इस चैप्टर का हमारा लास्ट डेरिवेशन है, इसका ग्राफ भी आ जाता है। धीरे से अपन इसको कंप्लीट करते हैं और इसके साथ ही हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश। ठीक है, तो मान लो 3D वाला नहीं 2D वाला अपन सर्किल उठाते हैं, 3D में थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन आएगा। ये है थिन स्फेरिकल सेल। थिन स्फेरिकल सेल का डेरिवेशन हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में है, इसलिए इसका डेरिवेशन हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो मान लो ये क्या है? हमारा थिन स्फेरिकल सेल, इसकी कुछ रेडियस है, कितनी? मान लो कैपिटल आर। अब हम बोल रहे हैं कि इससे तीन हमें सर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहला क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पे। ये सर्किल ले लिया, कैसे डिलीट करो, वापस पेन लो। मान लो ये कोई आर डिस्टेंस दूर पर कोई पॉइंट है, तो आर डिस्टेंस, जैसे कि स्मॉल आर क्या है? कैपिटल आर से बराबर बड़ी है, मतलब पॉइंट क्या है हमारा? आउटसाइड है, इतना तो समझ में आता है। तो हम बोल रहे हैं आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बस इतनी सी चीज बता दो। तो देखो हमें एक्चुअली करना क्या होता है, ज्यादा बड़े हो गए क्या?
हमें आर डिस्टेंस दूरी पर जिस भी दूरी पे हमें क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, उस पॉइंट पे हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मान लिया। ठीक है, इसका कुछ कलर दूसरा कर देंगे कि पता चलेगा। इसका हम कलर ग्रीन कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, एक सेल थी, ये पिंक कलर की हमारी सेल है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। और हमने क्या किया, एक आर पॉइंट, आर डिस्टेंस जो कि इस कैपिटल आर से बड़ी है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो स्मॉल आर रेडियस का एक सर्कल, या फिर इसको बोला जाए कि गॉसियन सरफेस हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया। ये रियलिटी में बना नहीं है, ये हमने क्या किया, एज्यूम। अब चलो भाई गौसला लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो गौसला हमारा क्या बोलता है, गौसला बोलता है कि ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन करोगे, या फिर आपको अभी तक ई लिखता रहा हूं, तो ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, अब हमें डीए चाहिए, तो यहाँ पर यदि हम एरिया मानेंगे तो ये एक छोटा सा एरिया होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यदि माना जाए और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम होगी, तो ई डॉट डी ए को हम लिखेंगे ई डी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0। और ये हो जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो इस ग्रीन वाले सर्किल के अंदर कितना चार्ज है, जो पूरा का पूरा स्थिर स्फेरिकल सेल का मान लो हमारा क्यू चार्ज है, तो ये पूरा का पूरा चार्ज क्या है, इस ग्रीन के अंदर ही तो है। तो अंदर कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा चार्ज आ जाएगा, अपॉन लिख देंगे हम क्या, एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन करते हैं तो ई डीए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ग्रीन वाले सर्कल का एरिया चाहिए हमें, ग्रीन वाले स्फीयर का, तो ग्रीन वाले स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। और ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी कितनी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो किसी भी थिन स्फेरिकल सेल के आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इससे ये भी याद रखना है, आउटसाइड पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये क्या होती है, रेडियस के इनवर्स स्क्वायर की इनवर्स होती है। अब यदि दूसरी चीज मैं पूछूं आपसे, इसी का सेकंड केस पूछ, कि यदि सरफेस पर पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो देखो सरफेस पर जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर के बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूला आया है इस पे हम क्या लिखते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगी, डाल देंगे कैपिटल आर स्क्वायर, तो सरफेस पर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ओके, तीसरी चीज यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि इनसाइड अंदर कोई पॉइंट है, सरफेस के अंदर, सरफेस के अंदर कहाँ पे, यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है, ये वाले को कलर करना था, कौन सा कर दें, ये कर दिया ग्रीन। हाँ भाई, मैं पूछ रहा हूँ, यदि अंदर कोई पॉइंट है, मान लो ये ग्रीन सरफेस है, इसकी रेडियस पे, इसके सरफेस पे कोई पॉइंट है, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता पाओगे क्या कितनी हो। इस बार मतलब केस क्या है, जो रेडियस ली है हमने ये सेल की रेडियस से छोटी है। तो मुझे ये बताओ, ये जो ग्रीन वाला सर्कल दिख रहा है या फिर ग्रीन वाला स्फीयर दिख रहा है, इसके अंदर चार्ज कितना है? इसके अंदर चार्ज है 0, क्योंकि सेल तो बाहर है, सेल के पूरे चार्ज क्या होगा, बाहर होगा बाउंड्री पे, अंदर तो हवा में चार्ज रहेगा नहीं। ठीक है, सेल पर पूरी बॉडी में चार्ज है, अंदर कोई चार्ज है नहीं। अब यदि अंदर चार्ज नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0। कुछ कुछ समझिए क्या, तो बाहर वाले पॉइंट के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई कितनी, ई अपॉन ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। अंदर वाले पॉइंट के लिए हम सरफेस के पॉइंट पे मिल गई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। और अंदर वाले पॉइंट के लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 0। ठीक है, यदि हम चाहें तो ग्राफ बना सकते हैं, एक्चुअली आ जाता है ग्राफ भी, तो बनना चाहिए। तो हमने मान लो यहाँ पर क्या लिया,
इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्स वाई एक्सिस में ली और रेडियस क्या ली हमने, एक्स एक्सिस पे। देखो यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। इस वाले रीजन के लिए, इसके पहले के रीजन के लिए स्मॉल आर है कैपिटल आर से छोटा, और बाद वाले रीजन के लिए स्मॉल आर है कैपिटल आर से बड़ा। देखो अंदर वाले रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अंदर वाले रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। कुछ कुछ समझ में आएगा। जैसे ही सरफेस पे आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमें मैक्सिमम कितनी, कितनी मिलेगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। फिर जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाते जाएंगे तो रेडियस हमने क्या देखा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पेन मेरा स्मूथ नहीं चल रहा है, पर ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या देखा था, ऐसे ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस का क्या हो जाता है, ग्राफ हो जाता है। ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक की सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। जो भी ना समझ में आए तो फिर से पूछ लीजिएगा। एक बार रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, चीजें बहुत ईजी हैं और बहुत ही आसान तरीके से बताई। तो इसके आगे अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो सभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।